हेलो दोस्तों, मैं आपका स्टडी पॉइंट चैनल पे वेलकम करता हूँ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। ये जो क्वेश्चन है एक पियोन क्लर्क से लेकर यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल है। सो बिना देरी कीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज का लेक्चर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो भारतीय संविधान के बारे में है। भारतीय संविधान सभा के गठन का विस्तार एम.एन. रॉय ने किस वर्ष रखा था? ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के गठन एम.एन. रॉय ने यह किस वर्ष कहा था कि भारतीय का संविधान होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है सन 1930 में, सन 1919 में, 1934 में या फिर सन 1935 में। 10 सेकेंड बाद इसका हम आंसर डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपने इसका सही आंसर सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर है सन 1934। आज़ादी से बहुत साल पहले ही एम.एन. रॉय ने यह बात कही थी कि भारत को आज़ादी के बाद एक संविधान की ज़रूरत होगी, और यह बात एम.एन. रॉय ने सन 1934 में ही कह दी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1934। अब चलिए हम बाकी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सन 1930 के बारे में आप जानते हैं, इस वर्ष लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। और सन 1919 यह वर्ष बहुत ही इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, जैसे जलियांवाला बाग भी हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, गो साइमन कमीशन भी हुआ था। अब है सन 1935। यह तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सन 1935 में ही ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम लागू किया था। सो आई होप आपको इसका राइट आंसर मिल गया होगा और आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई है। अब चलिए हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के बारे में सही कथन छाटें। अब यह है कि कैबिनेट मिशन जो योजना थी उसके बारे में सही बातें कौन कौन सी है। तो इसका पहला है कथन संविधान सभा में कुल 389 सीटें होनी थी। दूसरा है सीटों का अनुपात प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। और तीसरा है संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। आपको यह बताना है इन तीनों कथनों में से कैबिनेट मिशन के बारे में कौन सा सही है। सो आई होप आपने सोच लिया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। जो इसका पहला ऑप्शन है संविधान सभा में कुल 389 सीटें होनी थी, यह बिल्कुल ही सही है। 389 सीटें रखी गई थी और जो सीटों का अनुपात था प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीटें थी, ये दूसरा कथन भी सत्य है। और जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, ये कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। सो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो आज का क्वेश्चन है उद्देशिका प्रस्ताव के बारे में। उद्देशिका प्रस्ताव नेहरू ने कब पारित किया था? उद्देशिका प्रस्ताव को ही आज हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। तो इसके ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, सेकंड 26 नवंबर 1946, थर्ड 9 दिसंबर 1946 या फिर फोर्थ 26 नवंबर 1949। 10 सेकंड में इसका हम आंसर चेक करेंगे। सो आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा था, जिससे उद्देशिका प्रस्ताव, उद्देशिका कहते हैं, जो बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी। तो इसका सही आंसर है 13 दिसंबर 1946। चलिए अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। वो है संविधान सभा की प्ररूप समिति। तो क्वेश्चन है संविधान सभा के प्ररूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। इनमें से कौन प्ररूप समिति का सदस्य नहीं था? अब इसमें क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से केयरफुली पढ़ना है। इसमें यह कहा गया कि बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के प्ररूप समिति के सदस्य थे, पर इनमें से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन है फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, सेकंड डॉक्टर के.एम. मुंशी, थर्ड ए.के. गोपाला स्वामी अयंगर और फोर्थ टी.टी. कृष्णामाचारी। देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। जो प्ररूप समिति थी उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और एन गोपालास्वामी अयंगर भी इसके सदस्य थे, के एम मुंशी भी इसके सदस्य थे और टी.टी. कृष्णामाचारी भी इसके सदस्य थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। जो प्ररूप समिति थी उसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का 5वां क्वेश्चन है मूल संविधान के बारे में। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल संविधान के बारे में गलत कथन छाटें। जो हमारा मूल संविधान था उसके बारे में इन तीनों कथनों में से गलत कथन को हमें छाटना है। तो हमारा जो पहला कथन है क, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। हो सकता है संविधान को संविधान सभा में बी.आर. अम्बेडकर ने प्ररूप रखा था, हो सकता है। और भारतीय संविधान में संशोधन केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। देखिए ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे बस ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने पॉलिटी की कोई सी भी बेसिक बुक 6ठी से लेके 12वीं तक की कोई सी भी किताबें पढ़ रखी है तो उसमें इसका आंसर बहुत ईजिली मिल जाएगा। और लक्ष्मीकांत की बुक में ये पहला ही चैप्टर है। तो इसमें मूल संविधान के बारे में हमें गलत कथन बताना है। इसके ऑप्शन है आपके पास 1 और 3, 2 और 3, तीसरा केवल 3 या फिर चौथा 1, 2, 3, ये सभी। सो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा।
जो हमारा मूल संविधान था, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था, उस समय हमारे पास संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। ये कथन बिल्कुल ही सही है। और जो दूसरा है, भारतीय संविधान को संविधान सभा में B.R. अम्बेडकर ने प्रारूप रखा था, ये कथन ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो हमारा थर्ड कथन है, भारतीय संविधान में संशोधन केवल राष्ट्रपति कर सकता है, ये कथन हमारा गलत है। क्योंकि हम सभी को पता है संशोधन प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है। इसके लिए कोई भी बिल पहले लोकसभा में जाता है, लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद वहाँ से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में स्वीकृति के बाद अंतिम में राष्ट्रपति के पास साइन के लिए, अप्रूवल के लिए जाता है। तो ये कथन हमारा गलत है कि भारतीय संविधान में संशोधन केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। ये एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और आप इस वीडियो के माध्यम से आपकी नॉलेज में वृद्धि हो रही होगी। जो ये कथन है, संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद है। आज भी हमारे मूल संविधान में देखा जाए तो आज भी हम 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन उसमें हमने अमेंडमेंट करके, संशोधन करके लगभग 400 के आसपास पहुंच चुका है। पर मूल संविधान में अगर देखा जाए तो आज भी हमारे पास 395 अनुच्छेद और 8 ही अनुसूची है। तो चलिए हम आपको अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उपयुक्त वाक्य में सही का चुनाव करें। ये 3 कथन हमारे पास दिए गए हैं जिसमें हमें सही बताना है। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। जो 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय जो झंडा है, तिरंगा झंडा अपनाया गया था, हो सकता है। दूसरा, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, हो सकता है। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। सो आई थिंक ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। और इसके ऑप्शन है आपके पास 1 और 3, दूसरा 2 और 3, तीसरा 1, 2, 3 या फिर चौथा कोई नहीं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। आई होप आपने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। जो हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया था। आज़ादी से ठीक लगभग 1 महीने पहले ही हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। हमने 24 जनवरी 1950 को अपना राष्ट्रीय गान जन गण मन अपनाया था। और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। तो हमारा ये ऑप्शन भी सही है। हमने 24 जनवरी 1950 को ही अपना राष्ट्रीय गीत अपनाया था। तो ये तीनों ही कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, तीनों सही। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। आपको ये बताना है। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये किसने लिखा था, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और एक और क्वेश्चन है 24 और जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था।
और वह कौन सा एक और देश है जिसका राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था? तो इन दोनों का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियो हम आपके लिए और बना सकें जिससे आपका बहुत फ़ायदा हो। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये आपको संजीवनी बूटी का काम करेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकन ऑन कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।